गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की हमारी डेली डोज है उसका टाइटल है जी सेट योर साइट्स। सेट योर साइट्स। देखो, सेट योर साइट्स का क्या मतलब होता है। साइट का क्या मतलब होता है। साइट का मतलब होता है जी आपका विज़न, आपकी दूर की दृष्टि, आप कहाँ तक देख पा रहे हो। और सेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेट करना। आप कहते भी हो कि एक बार ही अपने बाल वाल सेट करवा लेता हूँ। तो सेट योर साइट का मतलब ही क्या होता है बच्चों। सेट योर साइट का मतलब होता है टू डिसाइड योर टारगेट। भाई, जीवन में अगर कुछ भी पाना है, मंजिल पानी है, तो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। तो ये है कि टू सेट योर टारगेट, कि भाई अपने टारगेट को सेट करो, अपने विज़न को क्लियर करो और फिर राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है। आज की जो शीट है, बेसिकली शीट आज थोड़ी सी मैंने वोकैब ओरिएंटेड बनाई ताकि हम थोड़ी वोकैब सीखें। इसके अंदर आज सीखने वाले कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ इडियम फ्रेजेस थे। इडियम्स भी आएंगी एग्जाम में, और इडियम्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए। डेली लाइफ में भी कोई हमारे सामने बोल दे तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, या भाई हम भी बोलें तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी इफेक्टिव लगती है। आ जाओ, क्या कहता है। आज की इडियम्स पे मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, एक बार बिना ऑप्शंस के भी याद करने की कोशिश करते हैं। व्हेन द पॉलिटिशियन वाज कॉट स्टीलिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स एवरीवन थॉट ही वुड रिसीव ए सीवियर पनिशमेंट बट ऑल ही गोट वाज ए स्लैप ऑन द wrist। भाई बच्चों, आपको पता है, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होता तो हम ग्रामर से भी थोड़ी थोड़ी सेंस लगा सकते थे। देखो क्या सेंस है। ये कहते हैं कि व्हेन द पॉलिटिशियन वाज कॉट स्टीलिंग, भाई पॉलिटिशियन जो था वो चोरी कर रहा था टैक्स पेयर के पैसे की, गड़बड़ या घोटाला कर रहा था। तो हर एक को लगा, क्या लगा, कि उसे एक गंभीर पनिशमेंट मिलेगी। सीवियर होता है समथिंग एक्सट्रीम, भाई उसे कुछ ज़्यादा ही कठोर दंड मिलेगा। लेकिन आगे मुझे क्या दिख गया बच्चों, आगे मुझे दिख गया बट। हमने हमारी शीट्स में बहुत बार किया था कि जी बट जो होता है एक कंजंक्शन होती है और दो कॉन्ट्रैक्ट वाली, विरोधाभास वाली चीज़ों को जोड़ता है, गुड बट लेजी। यानी भाई हम तो सोच रहे थे कि उस पॉलिटिशियन को बहुत ही कठोर दंड मिलेगा, लेकिन उसे कैसा दंड मिला, उसे मिला ही गोट वाज ए स्लैप ऑन दी wrist। wrist होती है जी कलाई। अब मान लो किसी के हाथ के ऊपर, उसकी कलाई के ऊपर हम थप्पड़ मारें तो उसे क्या ज़्यादा दर्द होगा क्या? नहीं होगा बच्चों, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। उसे क्या होगा, हल्का सा ही पेन होगा। और किसी के फेस के ऊपर थप्पड़ लगाओगे तो उससे ज़्यादा दर्द होगा, कलाई के ऊपर मारेंगे तो कम दर्द होगा। तो इसका मीनिंग ही ये होता है, इस इडियम का मीनिंग ही होता है लिटल और नो पनिशमेंट। कि भाई बहुत ही कम, या तो नाम मात्र ही सज़ा उसे मिली है या फिर उसे कोई भी पनिशमेंट मिली ही नहीं। लिटल और नो पनिशमेंट, ये मीनिंग होता है जी इस इडियम का। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इडियम कहती है, वी थॉट दैट आवर नेबर्स द जोन्स फैमिली वर रिच बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बट इट टर्न्स आउट दैट वी आर ऑल इन द सेम बोट। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुझे तो लगता था कि जो हमारा पड़ोसी है ना जॉन, उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इतना अमीर है कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन अब पता चला कि भाई वो तो हमारी ही बोट में है। वी आर इन दी सेम बोट। वी आर इन दी सेम बोट का क्या मतलब होता है। वी आर इन दी सेम बोट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक बोट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये तीन चार लोग हैं। अब भाई समुंदर जो है ये सारे अब एक सेम सिचुएशन में है ना। अगर भाव तेज आया तो सारे डूब जाएंगे, स्मूथ भाव चलता रहा तो सारे पहुंच जाएंगे। यानी एक सेम सिचुएशन में होना। इन द सेम बोट का मतलब ही होता है जी एक सेम कंडीशन में होना। इस इडियम का मीनिंग होता है बच्चों इन दी सेम सिचुएशन, इन दी सेम सिचुएशन। और भाई इसी सिचुएशन से मुझे, इसी बोट से मुझे एक और वर्ड याद आ गया। एक वर्ड होता है सेल। सेल वर्ब की तरह यूज होता है। आप इसका मतलब जानते हो? हाँ बच्चों, आप सारे इसका मतलब जानते हो। एसके क्लासेस की कोई भी शीट उठाकर देख लो, उसके ऊपर लिखा हुआ है सेल ऑन दी बोट ऑफ सक्सेस विद अस। इस सेल का मतलब ही होता है बच्चों टू ट्रैवल। इस सेल का मतलब ही होता है टू ट्रैवल। और जनरली ये किस सेंस में यूज होता है, ज़्यादातर जल यात्रा करना। भाई आप पानी के सफ़र कर रहे हो, भाई आप किसी नाव में, बोट में, जहाज में सफ़र कर रहे हो, ये सेल उस तरीके से यूज़ होता है। तो जो टैगलाइन है हमारी सेल ऑन दी बोट ऑफ सक्सेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई जो कामयाबी का सफ़र है उसे आ जाओ एसके की नाव में, एक साथ उसकी यात्रा करते हैं। तो इस बोट से मुझे याद आ गया था सेल, वर्ब का मीनिंग आपको बताना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। If Kim thinks that I am going to let her copy my math homework, she is barking up the wrong tree। भाई ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किम ऐसा सोच रहा है या सोच रही है कि भाई मैं उसे अपनी कॉपी में से काम निकालने दूंगा, आई एम गोइंग टू लेट हर, हाँ अगर किम लड़की है ऐसा सोच रही है कि मैं उसे अपनी नोटबुक में से काम को कॉपी करने दूंगा, तो ये गलत सोच रही है, उसकी गलत धारणा है। सीखने वाली कई चीज़ें मिली। कल हमने सीखा था जी बेसिक की क्लास में कि जो लेट होता है, लेट बिड हेल्प मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। आप देख लो, लेट यहाँ पर मेन वर्ब था और जो कॉपी आया वो बेयर इन्फिनेटिव आया। 2+V1 नहीं, 2 कॉपी नहीं, सीधा बेयर इन्फिनेटिव आया। चलो ये तो एक छोटी सी ग्रामर की चीज़ थी, मैंने कल बताई थी तो मुझे याद थी, मैंने रिवाइज करवा दी। शी इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है किसी गलत इंसान से उम्मीद लगाना। भाई क्या होता है, मुझे किसी की मदद चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी मदद कर देगा। अब वो मेरी मदद नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, शायद वो कर ही ना सकता हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी गलत पर्सन को अप्रोच कर रहा हूँ या मिसअंडरस्टैंडिंग रख रहा हूँ उसके प्रति कि वो मेरी हेल्प कर दे। इसका मतलब होता है अप्रोचिंग रॉन्ग पर्सन। भाई गलत आदमी से कोई गलत चीज़ मांगना, ठीक है। अब भाई मान लो मेरे पेट में दर्द हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा या एक इंजीनियर के पास जाऊँगा? डॉक्टर के ही तो पास जाऊंगा। इसी सेंस में यूज होता है कि भाई मैं तो उसे अपनी नोटबुक में से कॉपी नहीं करने दूंगे। अगर ऐसा वो सोच रहा है या सोच रही है तो उसका वो क्या है, शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये मीनिंग था इस इडियम का। आगे बढ़ते हैं जी। The weaklings thought that they would easily beat the other team, but when it was tied with a minute left in the fourth quarter, they knew that this game was really coming down to the wire। भाई विकिंग्स क्या है? विकिंग्स, कोई बच्चा मुझे विकिंग्स का मतलब बता सकता है? विकिंग का कोई मतलब नहीं है जी। द आर्टिकल दिखा, विकिंग का वी कैपिटल दिखा, यानी ये किसी का नाम है, किसी टीम का नाम है। उस टीम ने क्या सोचा कि हम तो आसानी से दूसरी टीम को हरा देंगे, लेकिन 1 मिनट रही ना। बट व्हेन इट वाज टाइड विद ए मिनट लेफ्ट इन द फोर्थ क्वार्टर, भाई आखिरी क्वार्टर में 1 मिनट के अंदर मैच टाई हो गया और कहाँ वो सोच रहे थे कि दूसरी टीम को तो आसानी से हरा देंगे, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो गेम था वाज रियली कमिंग डाउन टू दी वायर। भाई डाउन टू दी वायर का क्या मतलब होता है? डाउन टू दी वायर का मीनिंग होता है लास्ट मोमेंट तक डिसीजन का पता ही नहीं चल पाना कि क्या होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जी कि लास्ट मोमेंट तक हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। ए सिचुएशन लिख देता हूँ एक बारी, आप भी नोट कर लेना। ए सिचुएशन हुज आउटकम, कोई ऐसी सिचुएशन भाई जिसका परिणाम हमें पता ही नहीं है। कब तक नहीं पता है जी? अनटिल द लास्ट मिनट, भाई आखिरी मिनट तक नहीं पता लगा उसका परिणाम। कई बार क्या होता है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, पूरे मैच में मजा सा आता रहता है, पता ही नहीं लगता कौन जीतेगा, लास्ट बॉल मैच डिसाइड करती है। उस सेंस में भी कह सकते हो द मैच वाज डाउन टू दी वायर। भाई आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक हमें पता ही नहीं था होना क्या था मैच में, यानी इतना एक्साइटेड था। और भाई याद करने की बारी आई तो मुझे इसके अंदर दिखा क्या? मुझे इसके अंदर दिखा डाउन टू दी वायर। मैंने इसको याद कैसे किया था? जब मैं तैयारी करता था मैंने रट्टा लगाया था, ये एक वायर है, ये एक बिजली की तार है, इसके नीचे एक हमारा भूला भटका प्राणी घूम रहा है, ये इसके नीचे आ गया और इसे करंट आ गया। इस तरीके से रट्टा अब इसे करंट आ गया ना भाई, तो लास्ट मोमेंट तक पता ही नहीं कि ये बचेगा या चला जाएगा, इसे कुछ होगा। तो इस तरीके से मैंने लिंक किया था कि लास्ट मिनट तक इस आउटकम का, इस सिचुएशन के डिसीजन का, इसके रिजल्ट का हमें पता ही नहीं। यूँ लिंक किया था भाई, आप करना चाहो तो कर सकते हो। आगे कहता है जी, I thought Janet would be a good worker, but it turns out that she cannot cut the mustard। देखो फिर से, अगर तुम्हें मीनिंग नहीं भी पता था तब भी तुम 4 ऑप्शंस में से हिट कर देते। कह रहा है मुझे तो लगा था कि जो जेनेट है ना वो गुड वर्कर है, एक स्किल्ड पर्सन होगा, एक गुड वर्कर होगा, लेकिन परंतु वो कैसा निकला, वो कैसे निकली? शी कांट कट दी मस्टर्ड, शी कांट कट दी मस्टर्ड, यानी यहाँ से पता लग गया कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं निकली। तो कांट कट दी मस्टर्ड का मीनिंग होता क्या है जी? कांट कट दी मस्टर्ड का मीनिंग होता है समवन नॉट एबल टू मीट एक्सपेक्टेशन। भाई जैसा मैं चाहता था वो चीज़ वैसी निकली नहीं। कई बार कहते नहीं है अरे क्या सोचा था और ये बंदा कैसा निकला, यानी समवन इज नॉट एबल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदों के अनुकूल वो बंदा निकला ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है जी? एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और बतानी थी, हाँ
इसे याद करने की बारी आई तो इसे याद कैसे करोगे बच्चों? मैंने इसे कैसे याद किया था, क्या रट्टा लगाया था जब मैं तैयारी करता था? मैंने रट्टा लगाया था जी, मस्टर्ड एक कोई होटल था और वहाँ पर केक कट करना था। मैंने सोचा था मैं अपने बर्थडे का केक वहाँ पर कट करूँगा, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया, यानी मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। टॉम वांटेड टू गेट डाउन टू ब्रेस टेक्स बट द लॉयर केप्ट चैटिंग अबाउट द वेदर। चलो इसमें तो सारा ही पता लग रहा है भाई, सारे ही बट के आ गए। देखो कैसे अचानक सारे ही बट के आ गए। बट द लॉयर केप्ट चैटिंग अबाउट दी वेदर। चैटिंग अबाउट दी वेदर क्या होता है जी? चैटिंग अबाउट दी वेदर क्या होता है? मौसम के बारे में बात करते रहो तो क्या वो बात 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी? क्या नहीं, वो चलती ही रहेगी, यानी एक लॉन्ग डिस्कशन है। अब कहता है भाई लॉयर क्या करता रहा, एक लॉन्ग डिस्कशन करता रहा, बट टॉम क्या चाहता था? टॉम चाहता था गेट डाउन टू ब्रास टैग। भाई डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आ, डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आ और मुझे एक्चुअल बात बता दे। तो इस गेट डाउन टू ब्रेस टेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है डिस्कस अनइम्पोर्टेंट थिंग्स या अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है टू डिस्कस अनइम्पोर्टेंट थिंग्स और फैक्ट। टू डिस्कस अनइम्पोर्टेंट थिंग्स और फैक्ट्स। भाई अनइम्पोर्टेंट थिंग, लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स या फैक्ट्स को वो क्या करता रहा है जी? वो डिस्कस कर रहा है। ठीक है, अगली इडियम देखो। द लॉयर न्यू दैट बीटिंग अराउंड द बुश वुड गेट टॉम ऑल वर्क अप। भाई बीटिंग अराउंड द बुश का भी मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट थिंग को बताना। मेन चीज की तो बात कर ही नहीं रहा, अवॉइड कर रहा है किसको? इंपॉर्टेंट थिंग को। अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपको कई बार हम कहते नहीं है हमारे दोस्त से कि अरे भाई राम कहानी मत सुना, सीधी सीधी बात बता दे मुझे क्या है। या कोई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हमसे कुछ बात कहना चाहता है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता, वो इधर उधर से बात घुमा के कहता है, तब उस सेंस में भी उससे कहा जा सकता है। उससे क्या कहा जा सकता है? एक अच्छा सेंटेंस आपको दे देता हूँ। इस बीटिंग अराउंड दी बश का मतलब ही होता है क्लियरली अपनी बात ना कहना, कंफ्यूज करना किसी को। तो भाई अब कोई हमें कंफ्यूज कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? मेरा कोई दोस्त मुझे कंफ्यूज कर रहा है, डायरेक्टली बात नहीं कह रहा, हेजिटेट कर रहा है, उसे मुझसे कुछ चाहिए, मुझसे कुछ मांगना चाहता है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्विट बीटिंग अराउंड दी बुश। कि भाई बीटिंग अराउंड दी बुश को क्विट कर दे, घुमा फिरा के मत बोल। टेल व्हाट्स ऑन योर माइंड। क्या क्या कह सकता था मैं उसको कह सकता हूँ भाई क्विट बीटिंग अराउंड दी बुश। पूरा नहीं लिख रहा, फिर यहाँ आएगा नहीं। बीटिंग अराउंड दी बुश एंड टेल व्हाट्स ऑन योर माइंड। भाई घुमा फिरा के बात मत कर, मुझे तो डायरेक्टली ही बता दे क्या कहना क्या चाहता है। ये मीनिंग था जी। आगे बढ़ें। आगे क्या कहता है? आफ्टर प्लेइंग फॉर 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स द क्वार्टर बैक वॉज रनिंग आउट ऑफ स्टीम। रनिंग आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है जी? किसी चीज़ का इंटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी चीज़ से एक्साइटमेंट खत्म हो जाना। रनिंग आउट ऑफ स्टीम मैंने कैसे याद रखा? भाई मैंने याद रखा था स्टीम, भाप कुकर में। अब मैंने तो इसे कुकर से लिंक कर लिया था कि भाई ये कुकर है जहाँ से स्टीम भाप ही नहीं निकलती, तो खाने का टेस्ट या उसकी एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, किसी चीज़ की, किसी इवेंट की एक्साइटमेंट खत्म हो जाए या किसी पर्सन की एनर्जी खत्म हो जाए, उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है। इसका मीनिंग आ जाता है जी, इसका मीनिंग आ जाता है लेस एंथेसिज्म। लेस एंथेसिज्म, जब किसी का उत्साह वगैरह खत्म हो जाए। ये कहते हैं 3 मैच ना लगातार खेले, 3 स्ट्रेट क्वार्टर खेलने के बाद जो क्वार्टर बैक था ना, फिर उनकी हालत खस्ता हो गई। इस तरीके से यूज़ होता है। आगे कहता है, ये तो बहुत ईजी इडियम थी भाई, डोंट गेट सो वर्कड अप बडी शी इज़ ओनली पुलिंग योर लेग। कहते भी हैं हम, हिंदी में भी कहते हैं टांग खिंचाई। इसका मतलब ही होता है किसी के साथ मजाक करना, टू मेक फन ऑफ समवन समथिंग, जनरली इन ए वे ऑफ, इस तरीके से उनके साथ मजाक करना कि उन्हें बुरा ना लगे, हम यूं ही उससे छेड़ रहे। कई बार दोस्तों वगैरह में नहीं उड़ाते एक दूसरे का मजाक, उस तरीके में होता है पुलिंग योर लेग। यानी आगे से कोई आपका दोस्त अगर आपका मजाक उड़ाए तो आप उससे क्या कह सकते हो? डोंट पुल माई लेग। ठीक है, आगे चलें बच्चों। 10th इडियम मेरे पास निकल कर आती है। जैन डिसाइडेड दैट शी वुड गो आउट ऑन ए लिम एंड आस्क ब्रायन टू द स्प्रिंग फ्लिंग डांस। देखो गो आउट ऑन ए लिम, इसको कैसे याद रखेंगे? गो आउट ऑन ए लिम, इसका मतलब होता है अकेला पड़ जाना, बिल्कुल अकेला पड़ जाना, यानी आइसोलेटेड, यानी आइसोलेटेड स्टेट, यानी बंदा है अकेला पड़ गया। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रख लेना भाई, मैंने तो लिम्ब याद रखा था, फिश के लिम्स वगैरह होते हैं, मैंने तो ऐसे याद रखा था
आउट ऑफ लिम्ब, एक मछली का लिम्ब खराब हो गया, सारी मछलियां उसे छोड़ के चली गई, तो वो बेचारी मछली अकेली पड़ गई, आइसोलेटेड स्टेट में आ गई, अकेला हो जाना। और आइसोलेटेड स्टेट आए भाई, आइसोलेटेड को तो जानते ही हो, इस आइसोलेटेड को तो तुमने याद कर लिया, पिछले पूरे साल बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डाला था, यानी उन्हें अकेला कर दिया था, वहीं से ये वर्ड निकला है जी आइसोलेटेड, मतलब अकेला कर छोड़ना किसी को कंपनी से बाहर रखना। भाई 10 जने एक तरफ है, 2 बंदे एक तरफ है, यानी वो एक आइसोलेटेड स्टेट में, इसी से वर्ड बना था आइसोलेशन। और इसी से हमने एक और वर्ड किया था, क्या, इसी से हमने एक और वर्ड किया था जी कंटेनमेंट जोन्स। ठीक है, पिछली डेली डोज में करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ ना आपको ये दिए थे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और आपको चूज करने थे। देखो एक ऑप्शन से हम 4 वर्ड सीख जाते हैं, क्योंकि हम तो चारों ऑप्शंस पर काम करेंगे। आ जाओ, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। देखो अन को जानते हो, अन को बच्चों इसको जानते हो, अन, अन क्या होता है आप सबको पता है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी एक्चुअल वर्ड तो मेरा क्या था, एक्चुअल वर्ड तो मेरा कन्वेंशनल था और उसके मीनिंग का उल्टा कर रहा था अन। कन्वेंशनल होता है जी जो रीति रिवाज को मानने वाला हो, ट्रेडिशंस को, रूल्स को, सोसाइटी के रूल्स को मानने वाला व्यक्ति हो, उसे कहते हैं कन्वेंशनल। और उसके आगे अन अगर लगा रहा है तो क्या कह रहा है, अनकन्वेंशनल वो होगा जो नहीं मानता। तो भाई ये किसी रूल को, किसी कायदे कानून को नहीं मानता। और ये कौन होता है, ये होता है बोहेमियन। हमने पिछले भी सेशन में किया था, मैंने याद करवाया था कि बोहेमिया जो सिंगर है वो किसी कायदे कानून को नहीं मान रहा, तो बोहेमियन। इस तरीके से लिंक कर लो। कैनिबल बच्चों, कैनिबल होता है जी वन हु फीड्स फ्लैश, भाई जो मांसाहारी हो उसके लिए यूज कर देते हैं। कैकोग्राफर से भी मिल चुके हो, ग्राफ मतलब राइट और कैको मतलब बैड, जिसकी बैड राइटिंग हो या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हो उसे कहते हैं जी कैकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों पेट्रियोटिज्म। देखो पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक क्या होता है, देशभक्त, और पेट्रियोटिज्म होता है जी देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म होता है जी देशभक्ति। ठीक है, और ये नाउन की तरह काम करता है। कैकोग्राफर भी एक नाउन होता है बच्चों। ठीक है, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथेसिज्म इन रिलीजियस मैटर। भाई एक्सेसिव को तो जानते हो, एक्सेस में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में। एंथेसिज्म होता है उत्साह, किसी चीज़ के लिए इच्छा, उत्साह की सेंस में होता है इन रिलीजियस मैटर। अब कोई ऐसा बंदा है जो अपने धर्म के लिए बिल्कुल उत्साह रखता है, मारने काटने को निकला है, सिर्फ धर्म के लिए नहीं, कोई रिलीजियस पार्टी के लिए। आपने देखा भी होगा कभी कांग्रेस बीजेपी वालों की लड़ाई हो जाए, 2 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो इतनी ज़्यादा डिबेट, इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है भाई, इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं। उस सेंस में उस वर्ड को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों फेनेटिक। फेनेटिक, फेनेटिक। मैंने इसे याद कैसे किया था, मैं जब तैयारी करता था बच्चों तो मैंने इसे फेनेटिक को कैसे याद किया था, मैंने किया था कि ये जो फैंस है ना, फैंस होते हैं ना, बॉलीवुड वालों के फैन होते हैं, वो वाला फैन, उसे ही लिंक करो। ये जो ऐसे फैन है ना, ये टिकते नहीं हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, फेनेटिक। इस तरीके से मैंने इसे याद कर लिया था बच्चों। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया ओननरी। इसका मतलब तो होता है ओन एंड ओनर, किसी के सम्मान में या किसी को माननीय की जब सेंस देते हैं उस सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया जी फेटेलिस्ट। फेटेलिस्ट देखो फेटेलिस्ट क्या होता है, फेटेलिस्ट होता है भाग्यवादी। फेटेलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन कर्म फल पहले से लिखा जा चुका है, यानी एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। फेटेलिस्ट होता है जी ए पर्सन, और भाई मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। हिंदी में मैं बोल दूंगा और इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, आपको इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको इंग्लिश में ही मिलेगा बच्चों। ए पर्सन क्या था इसका, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। भाई जो भी चीज़ें हैं ना वो पहले से भगवान ने लिख दी है, अब मैं कुछ भी करूं मेरे कर्म फल तय हो गए, मेहनत करूंगा तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि शायद मेरे कर्म खराब थे। जो इस तरह की सोच रखता है वो व्यक्ति होता है फेटलिस्ट। एक्चुअल में फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी। ठीक है, एक और वर्ड सीखने को मिला गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट वो होता है भाई जिसे खाने पीने का शौक हो, खाने पीने का शौक का मतलब ड्रिंक वगैरह भी कर लेगा। इसी से तो हमने एक वर्ड सीखा था गवर्नमेंट, पीछे भी सेशन में आया था, जो खाने पीने का शौकीन हो उस सेंस में। आगे बढ़े, ये पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, जो भाई धर्म के खिलाफ काम करता हो। धर्म के खिलाफ का मतलब, रिलीजन का मतलब सिर्फ धर्म से मत लगाओ, आप ऐसे लगाओ कोई प्रिंसिपल्स हैं उन रूल्स को भी वो नहीं मानता, उस सेंस में इसका मीनिंग लगाओ। यानी ऐसा व्यक्ति जो उन रूल्स वगैरह को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं बच्चों हेरेटिक, उसे कहते हैं हेरेटिक। और इसी हेरेटिक का अभी ऊपर सिनोनिम करके हटे हो क्या, बोहीमियन। क्या करके हटे हो जी, बोहीमियन। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। हाईब्रो, हाईब्रो क्या होता है, देखो वर्ड में ही कह रहा है हाई, मेरा जो ब्रो है ना वो बड़ा हाई है, यानी वो इंटेलिजेंट है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए ये वर्ड यूज हो जाता है। एक और वर्ड है जी हाइपोकोंड्रियक, हाइपोकोंड्रिक भाई इसको मैंने याद किया था, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारी बॉडी में। हाइपो का मतलब ही होता है जी एक्स्ट्रा, हाइपो का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। हाइपोकॉन्ड्रिक, ये बंदा ना अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ज़्यादा चिंतित रहता है। ये एक उस तरह का पर्सन है जो हमेशा ऐसा सोचता रहे यार मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, मतलब ये सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा है, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, भाई मुझे बीमारी ना हो जाए, इन सब चीज़ों को सोचता है। सोचता नहीं है मतलब अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है, उस सेंस में यूज़ होता है। एक और वर्ड आया जी हैंडपैक, हैंडपैक, हैंडपैक। भाई हैंडपैक क्या होता है, हिंदी में एक वर्ड आप सबने सुना है, फिल्मों में बोलते जोरू का गुलाम, जो अपनी वाइफ से बिल्कुल दबके रहे, बिल्कुल दब्बू किस्म का प्राणी, उस सेंस में यूज़ होता है हैंडपैक। ठीक है, पीछे भी हमने इसके कुछ सिनोनिम किए थे। सबमिसिव किया था क्या बच्चों, सबमिसिव किया था क्या जी, किया था, मुझे याद है, मैंने याद करवाया था सबमिसिव को कि सब आदमी मिस से दब के रहते हैं, तो ये उसका एग्जैक्ट सिनोनिम था हैंडपैक। ठीक है, आगे बढ़े। वन हु शोज सस्टेन एंथुसियास्टिक एक्शन विद अनफ्लैगिंग विटेलिटी। देखो इसके अंदर तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सस्टेन्ड होता है देखो टू कंटिन्यू, जो चीज़ चल रही है। एंथुसियास्टिक मतलब जोश, एक्शन, भाई वो अपने पूरे जोश के साथ अपना काम कर रहा है। विद अनफ्लैगिंग विटेलिटी, देखो अनफ्लैगिंग का क्या मतलब होता है, टायर्डलेस, बिना थके बिना रेस्ट के कोई काम करता है, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है बच्चों, क्या, अनफ्लैगिंग यानी टायरलेस। ये बंदा जो है भाई ये थकता ही नहीं, ये बंदा जो है ये थकता ही नहीं। और विटैलिटी उसकी फुर्ती, फुर्ती या फिर सफुर्ती, हिंदी में जो वर्ड होता है वो होता है सफुर्ती। कैसे याद रखोगे भाई, रिवाइटल के कैप्सूल आते हैं क्या, आप सबने सुना है मार्केट में रिवाइटल नाम का एक कैप्सूल आता है, जो खाने से क्या होता है भाई, एनर्जी आ जाती है। कई बार बच्चे होते हैं एग्ज़ाम वगैरह के डेज में रिवाइटल खाते हैं, कहते हैं इससे हम फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, सलमान खान इसको प्रमोट करता है, थोड़ी महंगी डिब्बी आती है। तो रिवाइटल क्या कहता है, री से तो मिले और दोबारा वाइटल, भाई ये आपके अंदर दोबारा सफुर्ती भर देगा, उस तरीके से इसे लिंक करो, रिवाइटल यानी सफुर्ती। तो ये ऐसा बंदा है भाई जो बिना थके लगातार अपना काम करता जा रहा है। इस सेंस में इस वर्ड के लिए क्या, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जी, इनडेफिटेबल। भाई इनडेफिटेबल, इसको मैंने कैसे याद रखा था, इसके अंदर डेफिटेबल दिखा, मैंने राइम बनाई डिफीट, और इन मतलब कोई नहीं, नेगेटिव प्रीफिक्स। भाई इसे कोई हरा ही नहीं सकता, क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बिना थके हुए बिना रुके हुए अपना काम कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली हिंदी में मीनिंग आता है जी अभेद, अपराजय, जिसे कहते नहीं ये किला बिल्कुल अभेद है, इसे भेदा ही नहीं जा सकता, अपराजय, ये व्यक्ति अपराजय, इसे कोई हरा ही नहीं सकता, इस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास निकल कर आया जी इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बच्चों ये तो दो वर्ड से मिलके बना था। वर्ट का मतलब होता है जी मुड़ा हुआ, वर्ट का मतलब होता है मुड़ा हुआ या बेंड, बेंड या फिर मुड़ा हुआ। इनका मतलब होता है, इनसे तो सब बच्चे मिल चुके, एक तो नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, दूसरा इसका मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड बेंड। इनसाइड बेंड का मतलब बच्चों इंट्रोवर्ट वो होता है जो अंदर रहे, मतलब अंदर रहे का मतलब लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, एक शाय नेचर है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाता, अपने घर में अकेला रहता है, पार्टीज़ में जाता भी है तो वहाँ बस अपना खा लेगा पी लेगा और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता। उस सेंस में हम कहते हैं कि बंदा काफ़ी इंट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, इस सेंस में ये वर्ड लगता है। और जब बारी इंट्रोवर्ट की आई तो मैं इसका एंटोनिम आपको ना सिखाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका एंटोनिम लगता है बच्चों, इसका एग्जैक्ट एंटोनिम लगता है जी एक्सट्रोवर्ट। देखो जो इंट्रोवर्ट है वो कहाँ बैंड है, अंदर की तरफ, यानी वो अपने अंदर ही खुश रहता है, लोगों से मिलता ही नहीं, इसमें भी वर्ड दिखा। और एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, एक्स भी तो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है आउट। एक्सट्रोवर्ट ये ऐसा बंदा होता है जो कहीं भी जाए भाई घुल मिल जाएगा, 100 लोगों के बीच में इसे छोड़ दो तो ये 50-60 से बात हाथ हूथ मिला के आएगा। इस तरह की जो पर्सनैलिटी हो उसे कहते हैं क्या, एक्सट्रोवर्ट। कोई होता नहीं एकदम से हमारा दोस्त बना, हमारे पास आके बैठ गया, हम खाना खा रहे हैं उसमें से खाना खा रहे हैं, उस तरह की पर्सनैलिटी, मतलब लोगों से घुलना मिलना इसे पसंद है। तो इंट्रोवर्ट का एंटोनिम होता है बच्चों एक्सट्रोवर्ट, और इसका इस क्वेश्चन का आंसर था इंडेफिटेबल। अच्छा कुछ और वर्ड सीखने वाले मिले क्या, कुछ और वर्ड भी आपको सीखने वाले मिले
इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल भी वही होता है भाई अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। अब ये और ये भाई इनके दोनों सिनोनिम्स एक तरह के थे, लेकिन बेस्ट चॉइस की बात आई तो ये मानता है एसएससी। क्यों? क्योंकि ये वो है जो थकता नहीं, बिना थके काम किया जा रहा है, और ये वो है जिसे भेदा नहीं जा सकता, ये मानता है इसका आंसर। ठीक है। इक्नोक्लास्ट, आइक्नोक्लास्ट का क्या मतलब होता है? आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है भाई कि ये क्या करता है, ट्रेडिशंस को, रूल्स को तोड़ता रहता है, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है, रिवाज को, रीति रिवाज को तोड़ने वाला। मैंने इसे कैसे याद रखा? मैंने इसे याद रखा जब मैं पढ़ता था आइक्नोक्लास्ट। देखो, जो क्लास होती है ना लोगों की, कोई अमीर लोग हो, वो किसी चीज को मानते हैं और ये उनके आइकन्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है, उनके रीति रिवाजों को तोड़ देता है। इस तरीके से लिंक किया था। वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेप्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा वगैरह नहीं दे पाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में तो कहते हैं जी दिवालिया। मान लो कोई बैंक से लोन ले ले और वो लोन पे नहीं कर पा रहा, तो बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी दिवालिया होती है। दिवालिया अगर कोई हो गया तो भाई जानबूझ के थोड़ी हुआ है, हो गया बिजनेस में लॉस बेचारे को। तो उस सेंस में इंग्लिश में क्या वर्ड लगता है जी? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वही होता है अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेप्ट्स। ठीक है। इसके अंदर एक और वर्ड दिखा मुझे, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक भाई, ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक होता है जो मेंटली इल हो, जो बीमार हो, पागल सा हो, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है, ल्यूनेटिक। इसको याद कैसे करोगे भाई? इसको याद कैसे करोगे लूनेटिक? भाई मैंने तो इसकी राइम बनाई थी लूना से। लूना होता है ना, लूनर एक्लिप्स, तो लूना का मतलब होता है चांद। भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये हर एक को देख के चांद कहता है कि ये तो मेरा चांद है। फिर लोग इससे कहते हैं भाई टिक जा, भाई टिक जा। हर एक को कहता लूना ये तो मेरा चांद है, लोग कहते हैं भाई टिक जा टिक जा, नहीं टिका तो इसे पागल घोषित कर दिया, ये तो पागल है। इस तरीके से याद कर लो। मिज़ेंथ्रोप, देखो मिज़ेंथ्रोप, मीज तो एक बच्चों नेगेटिव प्रीफिक्स था, इसका मीनिंग होता है टू हेट। इसका मीनिंग होता है टू हेट। और एंथ्रो से तो आप मिल चुके हो, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रो का क्या मतलब होता है बच्चों? मैनकाइंड। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसे मानवता से ही नफरत है, इसे लोगों से प्यार ही नहीं है, ये हर इंसान से नफरत करता है, इंसानियत से नफरत करता है। इंसान, एक वर्ड होता है इंसानियत का दुश्मन, ये वही है। मिजेंथ्रोप वही होता है, इंसानियत का दुश्मन है। मर्सेनरी, भाई मर्सेनरी होता है जी, कई बार आपने फिल्मों वगैरह में नहीं देखा, किराए के गुंडे वगैरह लेके आते हैं, तो वो एग्जैक्ट मीनिंग होता है मर्सेनरीज का। भाड़े पे लाए गए आदमी, किराए पे लाए गए लोग, जो आपका काम सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आप उसको उस काम के लिए पैसे दोगे। कई बार अमिताभ बच्चन की एक वो फिल्म भी थी जिसमें वो कहता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ, तो वो क्या था? वो उस सेंस में मर्सेनरी ही था। इसी तरीके से भाई मैंने लिंक किया था। नेक्स्ट वर्ड आता है समवन इन लव विद हिमसेल्फ। ये ऐसा है जी, ये ऐसा है जिसे खुद से प्यार है। खुद से प्यार का मतलब है ये हमेशा ऐसा सोचता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मुझसे लोग बात करें, मुझसे लोग परमिशन ले, इस तरह का वर्ड होता है ना, वहाँ क्या लगता है? नार्सिसिस्ट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? नार्सिसिस्ट कहते हैं। ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जी जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है। वन हु हैज़ ए गुड कलेक्शन ऑफ क्वाइंस, जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है। ठीक है। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट देखो इसके अंदर भी दो रूट वर्ड दिखे, एक तो गाइन, गाइन का मतलब होता है जी फीमेल, और फिलो का मतलब होता है लव। ये ऐसा बंदा है भाई जो फीमेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। फिलोएंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिल का मतलब अभी सीख के आए हो लव, ये भी रूट वर्ड है, और एंथ्रो से भी मिल चुके हो बच्चों मैनकाइंड, यानी ये लवर ऑफ मैनकाइंड है। ये ऐसा व्यक्ति है जो मानवता से प्यार करता है, सबका भला करता है, दान पुण्य भी करता है, ज़रूरतमंद की सहायता करता है। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जी? फिलेंथ्रोपिस्ट। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, इंसानियत का दुश्मन कौन है? मिजेंथ्रोप। और इंसानियत का दुश्मन, और वो कौन कहता है? गरीबों का मसीहा। वो गरीबों का मसीहा कौन है? वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। इस तरीके से इन्हें लिंक करो। जो इंसानियत से नफरत करता है वो इंसानियत का दुश्मन है, उसे कहते हैं मिजेंथ्रोप, और जो गरीबों का मसीहा है उसे क्या कहते हैं बच्चों? फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे बढ़े। ए पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, भाई जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलीग्लोट। पोलीग्लोट, ठीक है, पोलीग्लोट। हाँ, इसका एक और वर्ड था, मुझे एक बार एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। पोलीग्लोट, एक जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है। पोलीग्लोट, पोलीग्लोट, हाँ बाद में किसी सेशन में करेंगे, अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ ना पोलीग्लोट तो वो हो गया जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। एक और वर्ड निकल कर आया बच्चों मेरे पास। क्या निकल कर आया मेरे पास? निकल कर आया सोमना एम्बुलिस्ट। मेरे पास क्या निकल कर आया जी? मेरे पास वर्ड है सोमना एम्बुलिस्ट। सोमना एम्बुलिस्ट क्या होता है बच्चों? सोमना एम्बुलिस्ट क्या होता है?
देखो इसके अंदर ना एक रूट वर्ड होता है सोम। सोम का मतलब होता है स्लीप यानी कि नींद। सोम एक रूट वर्ड है जी, इसका मतलब होता है नींद यानी कि स्लीप। एम्बुल का मतलब होता है जी टू वॉक। एम्बुल भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू वॉक। तो सोमनैम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नींद में चलता है। होते हैं ना, कई बार अखबार वगैरह में पढ़ते हैं नींद में चलते हुए छत से गिर गया। उस तरह का व्यक्ति जो नींदों में चलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सोमना एम्बुलिस्ट। और जब बात सोमना एम्बुलिस्ट की आई तो क्या लोग सिर्फ नींदों में चलते ही हैं? क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींदों में बात भी करते हैं, जो नींद में बोलते भी हैं? उसमें क्या वर्ड यूज़ होता है? उन लोगों के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? उनके लिए वर्ड आता है जी सोमनिलोक्यू। सोमनिलोक्यू भाई ये वो इंसान है जो नींदों में बात करता है खुद से। जो नींदों में बात करता है जी, खुद से बात कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से बात कर रहा है, लेकिन बेसिकली नींदों में बोल रहा है। और भाई ऐसा इंसान अगर आपके पास हो तो डर लगता है, सीधी सी बात है, मेरे को तो डर लगता है जो ऐसा हो नींदों में। व्यक्ति से मिल चुके हैं जो नींदों में चलता है, ऐसे व्यक्ति से भी मिल चुके हैं बच्चों जो नींदों में बोलता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है क्या जो खुद से बात करता हो? हाँ जी बिल्कुल होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोलिलोक्यू। मैं यही हूँ भाई, मैं मेरी क्लास में भी कहता हूँ कि खुद से बात करो, शीशे के सामने खुद को समझाओ, तभी सीख पाओगे। ऐसा व्यक्ति जो खुद से बात करता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं सोलिलोक्यू। और ऐसे लोगों से मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद यही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ड था? कौन सा वर्ड था? स्टोइक। स्टोइक भाई, स्टोइक वर्ड का क्या मीनिंग होता है? स्टोइक वर्ड का क्या मीनिंग होता है जी? इसका मीनिंग होता है संयमी। जो व्यक्ति संयम रखता हो, जल्दी से अपनी पेशेंस, अपना धैर्य नहीं खोता, उस सेंस में जो वो वर्ड यूज होता है वो होता है जी स्टोइक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है जी ए स्कोल्डिंग नैगिंग बैड टेम्पर्ड वुमेन। भाई स्कोल्ड का मतलब तो होता ही है डांटना, आपको पता है। नैग का मतलब भी होता है जी डांटना या लड़ाई झगड़ा करना। उस तरह की कोई औरत हो। नैगिंग वर्ड को कैसे याद रखें? नैग एक वर्ब थी बच्चों, सीखो। नैग एक वर्ब थी, ये V1 फॉर्म थी। मैंने इसे कैसे याद रखा? मैंने रखा कि ये तो नाग है, ये तो नाग है, और इसके पीछे ना डबल जी था। भाई ये तो नाग है। नाग क्या करता है? इरिटेट ही तो करेगा आपके सामने। वैसे तो नाग देवता होते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई सांप वाप आ जाए तो आप डर जाओगे, वो आपको इरिटेट करेगा। तो इरिटेटिंग की सेंस में ये वर्ड यूज होता है। और ऐसी कोई वुमेन हो तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्मागेंट। टर्मागेंट, ये इसका मीनिंग होता है। याद कैसे करोगे भाई? मैंने तो इसे यूं याद किया था कि एक आदमी अपने बेटे को कहता है तेरी तेरी जो माँ है ना, उसने मेरा अंत ले लिया। भाई इतनी लड़ाई करती है, इतनी झगड़ालू स्त्री है, उसने मेरा अंत ले लिया। कैसे लिंक किया? कहता तेरी जो माँ है उसने मेरा अंत ले रखा है। ऐसे याद कर लो भाई। नेक्स्ट वर्ड जो आया वर्टुओसो। वर्टुओसो, इससे तो आप मिलकर ही आए हो। एक लड़की से पूछा कि भाई तू बता तुझे कैसा वर्ड चाहिए? उसने कहा ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें सारे गुण हो, यानी हाईली स्किल्ड, किसी भी टेक्निक वगैरह में स्किल्ड पर्सन है, एक वो है, बुद्धिमान व्यक्ति की सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास क्या आया जी? युक्सोरियस। युक्सोरियस, अभी इसका पीछे वर्ड करके ही तो हटे हैं। सबमिसिव, जो जोरू का गुलाम वर्ड यूज होता है हिंदी में, ये उसका एग्जैक्ट सिनोनिम था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया कौन से वाला? नेक्स्ट वर्ड आया कोर्टिजी। कोर्टिजी का तो मतलब आपको पता ही है, ए फ्यूनरल पोजेशन, पिछले ही वो डेली डोज में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतने ही थी वो कैब, आज की वो कैब यहीं पर ख़त्म हुई भाई। अब एक बारी एरर प्रैक्टिस और करते हैं, एग्ज़ाम में तो एरर भी आएंगे, तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। एरर प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या कहता है फर्स्ट सेंटेंस, क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट सेंटेंस कहता है फिनेंशियल असिस्टेंट पोर्ड इन फॉर लोजी बेहरा ए डिप्लोमा इंजीनियर। भाई फाइनेंशियल असिस्टेंट्स, फाइनेंशियल मतलब पैसा और असिस्टेंट मतलब हेल्थ, और पोर का मतलब बरस पड़ी। एक लड़की है लोजी बेहरा, उसके ऊपर पैसे की मदद बरस पड़ी। कौन है वो लड़की? वो लड़की एक डिप्लोमा इंजीनियर है। भाई उसने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है वो, और अपनी बहनों के साथ क्या करती है जी? ऑप्टेड टू वर्क अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। भाई वो लड़की क्या है जी? डिप्लोमा इंजीनियर है, लेकिन मनरेगा स्कीम के तहत वो काम कर रही है, मजदूरों वाला काम कर रही है। तो उसके लिए मदद उमड़ पड़ी। क्यों उमड़ पड़ी? टू अरेंज मनी टू क्लियर आउटस्टैंडिंग फीस। भाई उसकी फीस बकाया पेंडिंग थी, उसकी मदद के लिए इतने सारे लोग आगे आ गए इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फंड हर हाई स्टडीज इन पूरी डिस्ट्रिक्ट। भाई सीधी सी बात है,
सीधी सी बात क्या है, एक लड़की है लोजी बेहरा नाम की, जो है तो इंजीनियर, लेकिन वो क्या काम करती है बेचारी को, जॉब नहीं मिल रही, तो वो मनरेगा स्कीम के अंदर लेबर वाला काम करती है। जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने उसके ऊपर इतने पैसे दिए, उसकी इतनी हेल्प की। किस लिए हेल्प की? दो रीजंस के लिए हेल्प की कि एक तो तेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भर ले, और दूसरी आगे की पढ़ाई को जारी रख, उसके लिए उसकी मदद की। तो हाई स्टडीज़ नहीं, स्टडीज़ कैसी थी भाई, पढ़ तो अभी भी रही है, हायर स्टडीज़। इंजीनियरिंग की डिग्री कर रही है, वो भी तो एक हाई स्टडी है, अच्छी पढ़ाई, लेकिन उससे भी आगे की तू तेरी पढ़ाई जारी रख, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा है। और क्या कह रहा है बच्चों? हायर स्टडीज़। ये सेंस थी भाई। ऐसा ही होता है आजकल, तो आपको पता ही है इंजीनियर वगैरह क्या क्या काम करते हैं हम। तो चलने दो गाड़ी, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे प्रोवाइडेड ₹30,000 एज इंटरिम मेजर टू क्लियर मिस बेहराज बैकलॉग ड्यूज आउट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। भाई एक बात बताओ, इंजीनियरिंग की डिग्री कोई सीधी कर ले इधर उधर से, उसे नौकरी नहीं लगती, इसके तो बैकलॉग भी लटके हुए हैं। बैकलॉग की फीस 30,000 रुपये किसने दी है जी? सरकार ने दी है। तो भाई उसकी बैकलॉग की फीस भी देनी थी, वो फीस किसने दी है जी? सरकार ने दी है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से। एरर इसके अंदर क्या दिखा? एरर इसके अंदर दिखा बेहरा बैकलॉग। भाई जो बेहरा नाम की लड़की है वही बैकलॉग थोड़ी है। बैकलॉग के ऊपर पोजेशन किसका है? किसकी रिहाई हुई है? इस लड़की की रिहाई हुई है। तो भाई इसका पोजेशन है, तो मैं यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, बेहराज बैकलॉग। अब सेंटेंस ओके हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े। Moved by the heart-touching account of sisters who, along with her family members, resorted to drudgery to accumulate fund, readers from different parts of India and abroad came forward to take care of her higher studies। भाई बात क्या है, आजकल डिग्रीज वगैरह के दम पे जॉब तो लगती ही नहीं, चाहे कोई भी डिग्री कर लो, जॉब लगती है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो वही चीज़ इनके साथ है, बीटेक हो गई पर अच्छी जॉब नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में भाई अपना घर चलाने के लिए लेबर की तरह काम करना पड़ रहा है। इस हर टचिंग स्टोरी से, ये भी है और इनकी सिस्टर भी है, इन दोनों ने मिलके ही काम कर रहे हैं। इस हर टचिंग स्टोरी से क्या हुए, लोग इकट्ठे हो गए और एक्यूमुलेट फंड, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, उनको पैसा इकट्ठा करके दिया गया। कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। क्यों? कि भाई आप अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखो, इस काम को रोक दो। अब आप मुझे एक बात सिखाओ बच्चों, एक बात आप मुझे बताओ, दो बहनें हैं क्या? एक तो बहरा है और एक उसकी बहन और है, तो दो लड़कियां हैं, तो फैमिली एक की होगी क्या? हर होगा या बच्चों देयर होगा? हर तो एक लड़की के लिए, अगर जो बहरा होती सिर्फ वही काम करती तो मैं कह देता हर फैमिली मेम्बर्स और उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, लेकिन दो बहनें काम कर रही है, इसीलिए ये क्या लगाएगा? ये लगाएगा देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? बेरोर एमएलए बलजीत यादव एंड 6 others have been booked in connection with an allegedly attack on the son of बीजेपी leader in अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पुलिस said on Monday। भाई बेरोर का जो एमएलए है हमारे बलजीत यादव हैं, ठीक है, और 6 दूसरे लोग हैं, इनको बुक किया है पुलिस ने। बुक का मतलब होता है इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए। किस कनेक्शन में? कि इन्होंने अटैक किया है बीजेपी लीडर के ऊपर। भाई बीजेपी लीडर के बेटे के ऊपर अटैक किया है। तो आप मुझे एक बात सिखा दो, आज एन एक आर्टिकल था, अटैक एक नाउन था, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, उस नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा बच्चों या एडवर्ब आएगी? आप खुद सिखा दो, आप सब होशियार हो, सीख चुके हो, उसके लिए एडजेक्टिव आना था। ये तो एलिजेडली एक एडवर्ब लगा रहा था, इसीलिए मैं इसके पीछे से एल वाई काट देता और एलेज्ड की एडजेक्टिव फॉर्म लगाता एलेज्ड। ठीक है, क्योंकि आगे नाउन था। आगे बढ़े बच्चों। The warning by the Bihar police of legal action being taken against users of social media for offensive posts targeting the government, its minister and official betray both hypersensitivity and ignorance of the law। देखो इसके अंदर एरर क्या मिला? इसके अंदर एरर मिला, मुझे दिखा बैटरी। बैटरी का मतलब होता है धोखा देना। बैटरी का मतलब क्या होता है जी? धोखा देना। ये कहता है वार्निंग बाय द बिहार पुलिस ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट द सोशल मीडिया ऑफेंडर्स। भाई बिहार पुलिस ने क्या किया? एक वार्निंग दी। वार्निंग क्या दी? कि भाई सोशल मीडिया पर अगर आप ऑफेंसिव पोस्ट करोगे, किसके लिए ऑफेंसिव पोस्ट करोगे? ये जो हमारे बीजेपी के मंत्री वगैरह हैं, इनके खिलाफ अगर तुम ऑफेंसिव पोस्ट करोगे भाई, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई बिठा देंगे। तो बैटरी का मतलब होता है धोखा देना। तो ये किस चीज़ को धोखा दे रहा है? हाइपर सेंसिटिविटी एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इसके अंदर वर्ब दिखी बैटरी, और इसका सब्जेक्ट ढूंढो एक बार, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं बैटरी का। वार्निंग
द वार्निंग, द आर्टिकल वार्निंग नाउन बाय द बिहार पुलिस, बाय एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं था। ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद फिर इसका सब्जेक्ट, सॉरी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर ऑफेंसिव पोस्ट टारगेटिंग। भाई ये सारा ही इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता था, और आगे वाली लाइन दो कोमा के बीच की थी, यानी सब्जेक्ट क्या बना था बच्चों, सब्जेक्ट क्या बना था आप खुद मुझे बता दो। वार्निंग बना था। आप सब होशियार बच्चे हो, आप सब सीख गए हो। और भाई वार्निंग अगर सिंगुलर थी तो जो वर्ब आई वो भी कैसी आती जी, सिंगुलर आती, तो बैटरे नहीं बैटरेस, बैटरे नहीं जी बैटरेस। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे देखो आगे क्या कहते हैं जी, आगे कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म एंड एनजील टू को डाउन दी पब्लिक। भाई एक तो सीखने वाला वर्ड मुझे दिखा को, एक तो सीखने वाला वर्ड मुझे क्या दिखा जी को। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चे होशियार हो, बिल्कुल होशियार हो, आप मुझे एक बात सिखा दो आज कि क्या ये टू प्रेपोजिशन थी और ये नाउन था बच्चों, या फिर ये टू प्लस V1 कह दूं, इन्फिनेटिव कह दूं। भाई सीखो, ग्रामर की एक अच्छी चीज़ आज हम सीख लेते हैं। टू के बाद या तो नाउन आएगा, नाउन कब आएगा, जब ये प्रेपोजिशन है और जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एक तो ये केस होता है, या भाई हमने तो सीखा है हमारी क्लासेस में कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब नाम की चीज़ होती है और वो टू प्लस V1 लेती है। तो आप मुझे एक बात बता दो बच्चों कि ये को जो एक वर्ब थी या एक नाउन था। भाई नाउन होता तो इसे कहता काउ, काउ का मतलब होता है गाय, लेकिन मुझे दिख गया था, मुझे क्या दिख गया था भाई कि इट रिप्रेजेंट एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म एंड एनजील टू को डाउन। भाई को डाउन दिखा तो मुझे पता लगा ये तो एक वर्ब थी, यानी ये टू प्लस V1 था। और जब ये काउ भाई नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है गाय, और जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है किसी के हौसले, किसी के इरादों को गिरा देना, धमकी दे के, किसी को डरा के उसके हौसले या इरादे गिरा देना। तो यही तो बात कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब जो ऑथर कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस, कि भाई कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए, अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म भी करते हो तो भी आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। और एंड जील टू को डाउन दी पब्लिक, ये एक प्रयास है, किस चीज़ का प्रयास है, पब्लिक के हौसलों को तोड़ने का, उन्हें डरा धमका के। ये तो इसकी सेंस थी। सेंस नहीं भी पता होती, मैंने तो सेंस बता दी आपको, अगर एग्जाम में सेंस नहीं भी पता थी कोई दिक्कत नहीं थी, सेंस पकड़नी नहीं होती। एनजील दिखा भाई, जील एक नाउन था, इसको बोलते टाइम ज जी ऐसी ही तो आवाज़ आई, तो ये कैसी साउंड दे रहा था, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था। और जब ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था तो मैं एन की बजाय ए जील लगा देता। क्या लगा देता बच्चों, ए जील लगा देता, छोटा सा आर्टिकल कह रहा था, ए जील लगा देता। आगे बढ़े, आगे क्या कहता है, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विच ऑल्सो डील विद साइबर क्राइम हैज सेंट ए, एक मिनट, विच ऑल्सो डील विद साइबर क्राइम्स हैज सेंट ए सर्कुलर टू द डिपार्टमेंट। हाँ, जो नेक्स्ट सेंटेंस दिखा, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विच ऑल्सो डील्स विद द साइबर क्राइम हैज sent a circular to the department secretaries that they could inform the wing about such offensive posts so that it could act against them, terming such actions as against prescribed laws। भाई इसके अंदर कुछ टाइपिंग के एरर हो गए, कुछ नहीं बहुत सारे टाइपिंग के एरर हो गए, एक बार उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर ना द विंग, ये गैप आना था, ये द एक आर्टिकल था और ये विंग एक नाउन था। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक कर गया, इसे भी काट देते। और तीसरी चीज़ यहाँ एक्ट अगेंस्ट आना था, ये था सेंटेंस, कुछ इसके अंदर टाइपिंग एरर हो गए थे। तो क्या कहता है बच्चों, कहते हैं द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विच ऑल्सो डील विद साइबर क्राइम हैज़ सेंट ए सर्कुलर। यहीं पर एरर था, आपको लगा होगा, आपको क्या लगा होगा जी, आपको मिला कि ये तो एक प्लूरल सब्जेक्ट था, ये तो एक प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए इसके लिए वर्ब भी प्लूरल लगा देता है ना। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों, ये चीज़ बिल्कुल ओके थी। ये चीज़ ओके क्यों थी, सेंटेंस को एक बार करेक्ट करें, इसकी स्पेलिंग हटा दो, सी हटा दो, यहाँ पर द विंग के बीच में गैप दे दो और यहाँ अगेंस्ट लगा दो, अब ओके था। अब सीखो, देखो बात क्या है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक पूरी विंग है, एक पूरी ब्रांच है जो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के घपलों को पकड़ती है। तो पूरा नाउन तो क्या था बच्चों, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस
विंग था, या तो इसको ऐसे यूज करता, और अगर ऐसे नहीं करता तो इसने इस तरीके से ही लगा दिया द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्योंकि इतना ऑब्वियस है ये, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बोलने की आवश्यकता नहीं। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस बोलते के साथ आप समझ जाओगे कि ये एक विंग की बात कर रहा है। तो भाई ये जब चीज पूरी सिंगुलर है तो इसकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसने सिंगुलर लगाई। लेकिन आपने देखा विच, आपने देखा जी विच, और भाई विच से पहले भी, अब विच किस क्या करता है, विच अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो भाई जब ये सिंगुलर है तो यहाँ डील क्यों लगाया इसने, मुझे तो ये बात बताओ, यहाँ डील क्यों लगाया, यहाँ भी डील से लगाता, अब मेरा सेंटेंस ओके हो जाता। समझ गए, इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है सिंगुलर फॉर्म में, इसीलिए आगे आने वाली जो वर्ब डील थी वो भी सिंगुलर बनी, और इसीलिए जो आगे एक और वर्ब आई हैज सेंट वो भी बच्चों क्या बनी, सिंगुलर बनी। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया। Even though the letter from the Inspector General of Police concerned make no mention of any specific provision, it is a possible reference to section 66A of the IT Act, as there is no other section that deals with the offensive remarks, भाई ये सारी पास्ट की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो आईजी साहब ने लेटर भेजा था ना, वो भी कोई मेंशन नहीं करता था कि ये कौन से एक्ट के अंदर आता है। तो भाई यहाँ पर मेक की बजाय ये पास्ट की फॉर्म लगाता, क्या लगाता, मेड लगाता, सेंटेंस मेरा ओके हो जाता। आगे चलते हैं। द एक्ट्स रिमेनिंग पिनल प्रोविजंस परटेन ओनली टू अदर ऑफेंसेस सेंडिंग ऑब्सीन और प्यूरिएंट मैसेजेस, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, पर्सोनाइजेशन एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेट। नाइन्थ सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बारी। द एक्ट्स रिमेनिंग पिनल प्रोविजंस परटेन ओनली टू अदर ऑफेंसेस सेंडिंग ऑब्सीन और प्यूरिएंट मैसेजेस, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, पर्सोनेशन एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। भाई सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं था, लेकिन सीखने वाली कुछ अच्छी वोकैब्स थी। क्या वोकैब थी, एक वर्ड आया ऑब्सीन और प्यूरिएंट मैसेज। देखो इन दोनों का मतलब होता है वल्गर, वल्गर मैसेज, किसी को अभद्र भाषा भेज रहे हो, किसी को गलत कंटेंट भेज रहे हो, उस सेंस में ये यूज़ होता है। ठीक है। स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, भाई किसी और की आईडी को आप यूज़ कर रहे हो। या फिर पर्सोनेशन, यूँ तो पर्सोनेशन का मतलब होता है जी अवतार, इनकारनेट भी इसका सिनोनिम होता है, लेकिन अवतार का मतलब ये है भाई आप यहाँ किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, आप किसी की आइडेंटिटी चुराते हो, या फिर आप किसी और की आइडेंटिटी चुरा के उसे लीक करते हो, या फिर आप किसी और की आईडी को यूज़ कर रहे हो, किसी और की डिटेल्स को आप यूज़ करो। इस तरह की चीज़ों को ये वाला जो होता है बॉडी अपनी विंग होती है वो संभालते हैं, उसके अंडर में ये एक्ट आता है। कोई भी एरर नहीं था, सीखने वाले कुछ वर्ड्स इसके अंदर जरूर थे। ठीक है, आगे क्या कहता है फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग इवन ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ए साइबर ऑफेंस। कोई एरर नहीं है, ये कह रहा है कि लॉ के अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं है जो रोकती हो, बताती हो कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या उसके खिलाफ आप किसी भाषा का, उसकी आलोचना करने के लिए किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है। तो यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और आप सब जानते हो कि 8 मार्च को एक नया बैच आया था, यानी आज आया था, तो इसके डेमो चल रहे हैं। अगर कोई आपका छोटा भाई बहन नहीं लगा पाया तो कोई बात नहीं, उसे कल भेज दो, कल लगा लेगा। ठीक है, ये थी डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। भाई शेयर भी करो, बहुत मेहनत लगती है, शेयर करो ताकि आपके और आपके दोस्तों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।